नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ एचसीएम एग्जाम 28 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है इस शिफ्ट में कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने सवाल है वो अटेम्प्ट किए हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित रियल और ऑथेंटिक सवाल रहने वाले हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आपके सामने पहला सवाल, भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि है वो कब हुई थी? भारत नेपाल शांति संधि बोले या फिर मैत्री संधि है वो दोस्तों 31 जुलाई 1950 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काठमांडू नेपाल में हुई थी। इस संधि में क्या प्रावधान हुए, क्या समझौते हुए? तो दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी। तो भारत नेपाल की सीमा है, आ जा सकते हो बिना वीजा के, और उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति है। तो ये जो संधि है भारत नेपाल के बॉर्डर पे आप बिना वीजा वगैरह के आ जा सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो रोक टोक के। ये संधि हुई थी भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 31 जुलाई 1950 को। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक की सबसे बेहतरीन डील है। ये डील कभी कभार आती हैं, साल में एक दो बार, जिसमें लोवेस्ट प्राइस में टेक्स्ट बुक पास की आपको सेल मिल जाती है और अधिकतम वैलिडिटी के साथ में आपको यहाँ पर एक की बजाय 2 वर्ष की वैलिडिटी में टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। और लोवेस्ट प्राइस अब तक की टेक्स्ट बुक की 269 रहती थी। अभी फिलहाल आपको टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 251 रुपये आप देकर 2 साल के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, जैसे आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ के अलग से मॉक टेस्ट है, रीजनिंग के अलग से मॉक टेस्ट है, बाकी सभी एग्जाम्स के 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। यानी जिस भी स्टेट और सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। न्यू कैंडिडेट है, अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, सभी कैंडिडेट हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंपटीशन में पीछे रह जा रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हो, तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक पर। टीटीजी के कूपन कोड के साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इजी सवाल पूछा है। कथकली है दोस्तों केरल का। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक। कथकली की उत्पत्ति हुई है वो दोस्तों 17वीं शताब्दी में हुई थी केरल में। कथकली में कथा संदर्भ का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों के द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है, ये भी ध्यान रखना। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध किस वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं? अमजद अली खान है। सेम सवाल एनटीपीसी में आ चुका है। अमजद अली खान दोस्तों स्रोत के प्लेयर हैं, स्रोत वादक हैं। इन्हें 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, 1975 में पद्मश्री मिल चुका है और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। और इनसे मिलता जुलता एक नाम है अली अहमद हुसैन खान जो शहनाई वादक है, और अमजद अली स्रोत वादक। स्रोत वादक में अदर इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो उसमें आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अमान अली, अली अकबर खां और उस्ताद अमजद अली। ध्यान रखना, स्रोत वादक अमजद अली खान, अयान अली खां, अमान अली और अली अकबर खान। सितार वादक में पंडित रविशंकर का नाम है वो सबसे आगे आता है अग्रिम पंक्ति में। निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये भी सितार वादक है, ध्यान रखना विलायत खान और निखिल बनर्जी। तबला वादक में अला रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शांता प्रसाद मिश्र जिन्हें गुद्दई महाराज बोलते हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज, जितने भी महाराज है वो सभी तबला वादक। सहनाई वादक में बिस्मिल्ला खान, एस बलेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, जो ऊपर भी मैंने आपको बताया ये सहनाई वादक है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन की बात करें तो जिसमें अवस्थाएं हैं वापस रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में कपूर का ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन में क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कपूर है सॉलिड से गैस है तो दोबारा इसमें उत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाती है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी समान अवस्था में एक तरीके से आ जाए, उसके रासायनिक गुण न बदले, वो भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण है, जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वाष्प को संघनित करके दोबारा जल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार इसका उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन। बाकी जिनका एग्जाम हुआ कमेंट सेक्शन बताना क्या विकल्प थे। रासायनिक परिवर्तन जैसे दही का जमना, अब दही दूध से दही बन चुका है तो दोबारा आप दही से दूध नहीं बना सकते, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई है, लैक्टिक एसिड बन चुका है वहाँ पर। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस टाइप से था।
उत्तरी पठार दे रखा था जो कि गलत है, उत्तर में पर्वत है ना कि पठार है। और बाकी यहाँ पर भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश की बात करें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हिमालय पर्वत आ जाता है। हिमालय पर्वत भी 3 भागों में बंटा हुआ है। महान हिमालय जिसे आप वृत्त हिमालय बोलते हो या फिर हिमाद्री बोलते हो, एक है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और एक है शिवालिक हिमालय। शिवालिक में आपका ट्रांस और तिब्बत हिमालय आ जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आ जाती है। ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय मैदान। पर्वतीय मैदान की बात करें तो भारत के कुल भूभाग में 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है और पहाड़ है 18.5%, 27.7 पर पठार हैं और बाकी में मैदान है। अब यहाँ पर बात हो रही थी भारत के भौतिक प्रदेश में दक्षिण का विशाल प्रायद्वीप पठार है। अब दक्षिण में पठार है, उत्तर में पर्वत है, उत्तर में विशाल मैदान भी आपको मिल जाएंगे, तटवर्ती मैदान है वो पश्चिम में भी मिल जाएंगे, पूर्व में भी मिल जाएंगे, और बाकी द्वीप समूह है और रेगिस्तान है, पश्चिमी मरुस्थल आप जिसे बोलते हो। बंगाल की खाड़ी के द्वीप है द्वीप समूह में, और अरब सागर के द्वीप है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन नहीं रहा है। जब दिल्ली सल्तनत की बात होती है, दिल्ली सल्तनत में ट्रिक है गुल खिले तो सोलो, जो इनका सही कालक्रम के अकॉर्डिंग है। जैसे गुलाम वंश, 5 जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं उसमें गुलाम वंश पहला डायनेस्टी है जो 1206 से 1290 के मध्य इनका शासनकाल रहा है। पूरा ध्यान रखना, इनका जो टेन्योर रहा है कब से कब तक रहा है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे पूछा भी गया है एक सवाल, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन नहीं रहा, तो ये 5 वंश ध्यान रखना। गुलाम वंश है, दिल्ली सल्तनत पूरी 1206 से लेकर 1526 तक है, जिसमें पहले डायनेस्टी गुलाम वंश 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी गुल खिले तो सोलो। अब खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 है, फिर तुगलक डायनेस्टी है 1320 से 1414, और सैयद वंश है यहाँ पर 1414 से 1451। उसके बाद लोधी डायनेस्टी है 51 से 1526 तक। ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। डुरंड कप संबंधित है। डुरंड कप की बात करें तो भारत का डोमेस्टिक एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। फुटबॉल का टूर्नामेंट, पहली बार डुरंड कप का आयोजन है ना वो 1888, यानी आप कहेंगे डुरंड कप है, कुछ डुरंड 888 हो रहा है। एक 1888 में शिमला में डुरंड कप है, इसका आयोजन हुआ था कब, 1888 में। और आपको ये पूछ रहे कि डुरंड कप में मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो मोहन बगान और ईस्ट बगान। अब मोहन बगान के भी 16 टाइटल है और ईस्ट बंगाल के भी 16 टाइटल है। 2022 में जो डुरंड कप हुआ है फुटबॉल का टूर्नामेंट, इसमें चैंपियन टीम रही है बेंगलुरु और उप विजेता रही है मुंबई सिटी। 2022 में डुरंड कप का नाम क्या था, इंडियन ऑयल डुरंड कप। आयोजन हुआ है कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में। 2022 में बेस्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर ग्रेग स्टेवर हैं, वो बेस्ट प्लेयर रहे हैं। फीफा विश्व कप संबंधित गलत कथन कौन सा है, विकल्प पे आधारित सवाल था, कमेंट सेक्शन में बताना जो एग्जाम दिया है क्या उसमें ऑप्शन थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये पूछा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो इसका पूरा नाम है पुरस्कार, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है, ये CSIR देती है, मतलब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखना 1958 से इसकी शुरुआत हुई है। अब इसका नाम जो शांति स्वरूप भटनागर है किनके नाम पर रखा गया है, जो CSIR के प्रथम डायरेक्टर हैं शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो CSIR के प्रथम डायरेक्टर कहो, फाउंडर कहो। और ये टोटल शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है किन किन विषयों में दिया जाता है, अक्सर यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो विषय की बात करें, ये जीव विज्ञान में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है, भौतिकी इसमें दिया जाता है, और चिकित्सा में, इंजीनियरिंग और पृथ्वी में दिया जाता है। इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान है। तो 7 यहाँ पर टोटल जो विषय हैं उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद प्राइज आपको मिलती है। अब लेटेस्ट आपको पूछ ले, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021 में कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। TCS ने ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो टोटल 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये पूछ ले किनको नहीं मिला है, तो एक एक करके थोड़ा जान लीजिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021 है किस किस क्षेत्र में किनको मिला। जैसे गणित में मिला डॉक्टर अनीश घोष और साकेत सौरभ को। इसी प्रकार बात करूं, भौतिक विज्ञान का मिला है डॉक्टर कनक साहा को, जीव विज्ञान का डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान का डॉक्टर कनिष्क विश्वास और T गोविंद राजू को मिला है। केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग का मिला है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, इंजीनियरिंग का केवल डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान का मिला है डॉक्टर बिनोय कुमार शेकिया। चिकित्सा विज्ञान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन पन्यमकल, इनको मिला है चिकित्सा विज्ञान का। नेक्स्ट वाला है मानव विकास सूचकांक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है,
इसमें भारत 2021 में 191 देशों की लिस्ट में किस स्थान पर रहे हैं? तो 2021 में 191 देश है, इनमें भारत की रैंक रही है दोस्तों 132 की। इंडिया 132वें स्थान पर आउट ऑफ 191 कंट्री में से रहा है। अब सवाल ऑलरेडी टीसीएस कंपनी ने पूछा है कि 2021 में भारत का एचडीआई में क्या स्कोर था? तो एचडीआई स्कोर 0.633 था भारत का 2021 में। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें 2020 में इंडिया की 131वीं रैंक थी और 21 में इंडिया की 132वीं रैंक है। भारत की जो इस सूचकांक में ये भी एक फैक्टर इंक्लूड किया जाता है जीवन प्रत्याशा का। अब जो भारत की जीवन प्रत्याशा है 2020 में थी 69.7, यानी वर्ष है, लगभग इतनी एज में जीवित रहते हैं। और अभी फिलहाल 2021 में 67.2 वर्ष हो गई, यानी जीवन प्रत्याशा है वो घटती ही रहती है। सभी को पता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें समानता का अधिकार, किस आर्टिकल में ये सभी राइट्स आते हैं, ये बेसिक से सवाल बनते हैं, आप कंठस्थ करना होगा इनको, बार बार देखेंगे तो ईजिली आपकी हो जाएगा। जैसे समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का है 19 से 22 तक है आपकी स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध है अब 19 में 19 से ABC, ये भी अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का है 29-30। संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32 है, जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप रिट लगा सकते हो यदि आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो इस केस में ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। अब आपको एक विकल्प दे रखा था संपत्ति का अधिकार, जो कि अभी फिलहाल फंडामेंटल राइट नहीं है, शुरुआत में था, लेकिन इन्हें 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए हटाकर आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार के तौर पर रख दिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको पूछा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरूप देश है। यूरो इसकी हो जाएगी करेंसी। एक सवाल बौद्ध धर्म से था, एग्जैक्ट स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं तो किस टाइप से था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सवाल मेरे हैं आपके 28 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के, और कुछ एक कैंडिडेट ने 27 फरवरी के कुछ सवाल भेजे, तो उनका भी आंसर आप जान लीजिएगा। ये ध्यान रखना 27 फरवरी की फिलहाल बता रहा हूँ, तो जिनका एग्जाम हुआ ये कमेंट मत कर लेना कि ये हमारे शिफ्ट में नहीं थे। ये 27 फरवरी में एक शिफ्ट में पूछे हुए सवाल है। फुल फॉर्म ऑफ निदान के आपको फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर, तो नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, जो नार्को केस में गलतियाँ करते हैं, यानी जो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होते हैं, तो उनका पूरा डाटाबेस है निदान के तहत नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर है। तो ये पूरा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए कोई भी अपराध का इतिहास, हिस्ट्री वगैरह, उनके उंगलियों के निशान है, पूरा कोर्ट केस वगैरह है, वहाँ पर डायरेक्टली है वो एसेस देख सकते हैं जो भी ऑफेंडर है उनकी हिस्ट्री। और ये जो निदान पोर्टल, इसको लॉन्च किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। ये लाइन याद रखना है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर सवाल यहाँ से बनता है। निदान को अमित शाह ने चंडीगढ़ में 30 जुलाई को शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पर केसरीनाथ त्रिपाठी किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक। भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था में रैंक क्या है? भारत की जो जीडीपी अर्थव्यवस्था है उसमें दो टाइप से जीडीपी हैं। एक तो नॉमिनल जीडीपी 2022 की बात करें तो भारत की रैंक 5वीं है, और पीपीपी का मतलब है परचेसिंग पावर पैरिटी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक वर्ल्ड में 3री है, नॉमिनल में 5वीं, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। रोलेट एक्ट किससे संबंधित है? रोलेट एक्ट जिसे आप काला कानून बोलते हो, इसकी शुरुआत मार्च 1919 में हुई। 21 मार्च 1919 को ये प्रभावी रूप से आया है। रोलेट एक्ट काला कानून है। भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेज सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। अब किसी को भी जब चाहे कोई भी मुकदमा नहीं चलाएगा, जेल में डायरेक्टली डाल देगी। तो पूर्णतः यहाँ पर एक तरीके से लोकतंत्र का हनन रोलेट एक्ट है। इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून आपको पूछ लेना कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहते थे, तो वो काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। अब रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सवाल पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुआ था? तो काला कानून रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर ने उस पर अकांड सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी। महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में बंबई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, और ये इफेक्टिव लागू हुआ था 21 मार्च 1919 को। सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। अब अगला सवाल यहाँ पर 1628 से 1658 किसका शासनकाल रहा है? शाहजहाँ का रहा है। शाहजहाँ मुगल एम्पायर के 5वें शासक रहे।
शाहजहाँ का पूरा नाम है मिर्ज़ा साहिबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इसे कहा जाता था। और शाहजहाँ अब सभी जो भी मुगल प्रमुख रूप से वंश के शासक रहे हैं उनका शासनकाल है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि बाबर का सबसे पहले जो शासक थे बाबर 1526 से 1530, उसके बाद BH हुमायूं आ गए 1530 से 1556 है। फिर अकबर 1556 से 1605 अकबर का टेन्योर रहा है। जहांगीर का 1605 से 1627। जहांगीर के बाद आए हैं शाहजहाँ 1628 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707। बहादुर शाह जफर हैं जो सेकंड है वो लास्ट शासक रहे हैं मुगल एम्पायर के जो 1857 तक रहे हैं। तो इनका पूरा टेन्योर ध्यान रखना 28 सितंबर 1837 से 21 सितंबर 1857 तक। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का काल कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग है प्रमुख रूप से सर्वमान्य रहती है पद्धति 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2350 से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्वी माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग 2350 के, बाकी अलग अलग है, कोई 3100 से 1300 भी मानता है। तो ये प्रमुख रूप से हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका एग्ज़ाम हो गया है या फिर नेक्स्ट कब आपका एग्ज़ाम है। स्टेनो का फिलहाल अभी एग्ज़ाम होना है शायद, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लान बनाते हैं कब वीडियो लाना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपको बता दूं जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए बेहतरीन ऑफर है, मैंने शुरुआत में भी बताया है। टेक्स्ट बुक की लोवेस्ट प्राइस 251 में अब तक, और वो भी हाईएस्ट वैलिडिटी 2 वर्ष में मिल रही है TTG के कूपन कोड से। बेहतरीन डील ग्रैब जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।